हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। एस के सीनियर क्लास 9 10th में आपके सारे वीडियोस इस चैनल पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। हमने पिछले क्लासेस में हिस्ट्री का 2 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिया है जो एग्ज़ाम में आपके 10th के बोर्ड में आने वाले हैं। आज हम सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग चैप्टर को पूरा ख़त्म करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स एथनिक के बारे में। एथनिक क्या होता है? देखिए, एथनिक का मतलब होता है सामाजिक बंटवारा किस आधार पे एक जैसे कल्चर या फिर एक जैसे डिसेंट को लेकर, वैसे लोग को हम एथनिक ग्रुप कहते हैं। और ऐसे लोगों का ज़रूरी नहीं है कि उनका रिलीजन सेम हो या फिर नेशनैलिटी सेम हो। एग्जाम्पल में ट्राइबल क्या है? ट्राइबल एक प्रकार का सोशल डिवीज़न ही तो है जहाँ पे उनका एक जैसा कल्चर है, अपना खुद का एक लैंग्वेज है, अपने खुद के उनके फेस्टिवल होते हैं, कॉमन डिसेंट, खुद का लैंग्वेज है। तो ये प्रकार के ग्रुप्स को हम कह सकते हैं एथनिक ग्रुप है, जिनका बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि वो किसी एक ही रिलीजन के हों, उनका अपना खुद का सब कुछ है ना। उनका सबका बिलीव अपना अपना है और अपने अपने कल्चर्स हैं। तो ऐसे लोगों का खुद का रिलीजन या फिर नेशनैलिटी नहीं होता है। तो एथनिक का मतलब है सामाजिक बंटवारा किस आधार पे, एक जैसे संस्कृतियों के आधार पे, एक जैसे डिसेंट के आधार पे। दूसरा, मेजोरिटेरियनिज्म किसे कहते हैं? तो ये एक ऐसा बिलीफ है, एक ऐसा मान्यता है जहाँ पे ज़्यादातर जो समुदाय का लोग होता है वो एबल है, सक्षम है कंट्री में रूल करने में जैसे भी वो चाहता है। चाहे उसमें किसी माइनॉरिटी का इच्छा हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर 100 में से 70 लोग बोल रहे हैं कि ये चीज़ होना चाहिए, तो यहाँ पे किसकी बात को सुना जाएगा? 30 लोग जो बोल रहे हैं या फिर 70 लोग? 70 लोग वाले बात को ही सुना जाएगा। तो 70 लोग को हम लोग क्या कहेंगे? मेजोरिटी में कहेंगे। तो यहाँ पे माइनॉरिटी अगर कुछ भी बोल रही है, अगर बोल रही है कि वो नहीं, तो यहाँ पे माइनॉरिटी की बात की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। मेजोरिटी जो चाहेगी, गवर्नमेंट भी बनती है किस आधार पे? मेजोरिटी के आधार पे। तो अगर गवर्नमेंट लोग चुन रहे हैं मेजोरिटी के आधार पे, अगर 80 लोग 100 में से वोट डाल रहे हैं, तो गवर्नमेंट तो 80 लोग वाला ही चुनी जाएगी। 20 लोग जो नहीं दे रहे हैं उनकी वजह से तो कुछ होगा नहीं खास फर्क, सरकार तो वही बनाएंगे। तो इसी को मेजोरिटी कहते हैं। पावर शेयरिंग श्रीलंका में क्या था, चलिए समझते हैं। 2 सोशल ग्रुप थे श्रीलंका में। एक का नाम था श्रीलंकन तामिल्स और दूसरा इंडियन तामिल्स। श्रीलंकन तामिल्स जो थे वे बेसिकली बोलते थे सिन्हला भाषा, ठीक है, और इनका जनसंख्या 74% था। बुद्धिज़्म का भी संख्या यहाँ पे था। जो तमिल स्पीक करते थे 18% वैसे लोग थे। हिंदू और मुस्लिम लोग भी जो श्रीलंकन तामिल्स में थे वो 13% के थे। इंडियन तामिल्स यहाँ पे 5% थे। तो ये सब इसका डिस्ट्रीब्यूशन था कि शेयरिंग कैसा था, पावर शेयरिंग कैसा था श्रीलंका में। तो इस तरीके से पावर का शेयरिंग था श्रीलंका में, जहाँ पे इंडियन के तामिल्स 5%। तो सबसे ज़्यादा जो लोग थे संख्या में वो थे सिन्हला। इंडियन तामिल्स जो सिन्हला भाषा बोलते थे उनका संख्या 74% था, जो बहुत ही बड़ा आंकड़ा था पहले, क्योंकि श्रीलंका इंडिया का भाग था। तो इसकी वजह से क्या हो गया, इस्टेब्लिशमेंट किया गया सिन्हला सुप्रीमेसी का। इसका मतलब क्या है कि श्रीलंका ने खुद का कंट्री मनाने का बेसिकली डिमांड किया और 1948 में इस बात में वो सक्षम हुई। लोकतांत्रिक प्रकार से यहाँ पे सरकार भी चुनी गई और यहाँ पे उसके बाद सिन्हला सुप्रीमेसी का स्थापना हुआ, क्योंकि यहाँ पे 74% ऐसे लोग थे, मेजोरिटी में ये लोग थे। 1956 में एक एक्ट पास किया गया और सिन्हला वहाँ का आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। गवर्नमेंट बहुत तरीके से पॉलिसीज़ को फॉलो कर रही थी और ऐसे पॉलिसीज़ बना रही थी जो सिन्हला के लिए बेसिकली फेवर में हो। ख़ास तौर पे एप्लीकेंट्स जो यूनिवर्सिटीज़ में होंगे, पोजीशंस होगा, गवर्नमेंट जॉब्स होगा, तो उनके लिए काफ़ी सारे बेनिफिट्स थे वैसे लोग जो सिन्हला से बिलोंग करते थे, क्योंकि मेजोरिटी वही थी, ठीक है। और संविधान प्रोवाइड करता था कि स्टेट प्रोटेक्शन फॉर फॉस्टरिंग ऑफ बुद्धिज़्म। तो जो कुछ % और थे बुद्धिज़्म, उनके लिए भी कुछ प्रोटेक्शन था संविधान में। श्रीलंकन तामिल्स ऐसा फील कर रहे थे, ऐसा महसूस कर रहे थे कि कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है बुद्धिस्ट सिन्हला को लीड नहीं कर रहा है। लीडर्स बहुत ही सेंसिटिव थे अपने अपने लैंग्वेज और अपने अपने कल्चर को लेकर, क्योंकि हर किसी का अपना अपना संख्या था, अपना अपना प्रतिशत था। कोई 5% है, कोई 13%, कोई 7%, कोई 74%। और हर परसेंट में हर प्रकार के लैंग्वेज बोलने वाले लोग और हर प्रकार के लीडर थे, अपने लैंग्वेज, अपने कल्चर थे। और सरकार का पॉलिसीज़ को डिनाइड किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक जैसे इक्वल पॉलिटिकल राइट्स तो थे नहीं सर के पास। तो श्रीलंकन तामिल्स ने क्या किया, यहाँ पे एक पार्टी लॉन्च किया और स्ट्रगल किया बहुत सारे लोगों के लिए, जहाँ पे खास तौर पे तामिल्स भाषा का पहचान दिलवाने के लिए स्ट्रगल हुआ।
रीजनल ऑटोनॉमी में यहाँ पे इक्वालिटी होना चाहिए, सभी के लिए एक जैसे मौके होने चाहिए, ऐसी मांग बहुत सारे लोगों की तरफ से की जा रही थी। यहाँ पे इसकी वजह से गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया सिन्हला सुप्रीमेसी का टू लीड सिविल वॉर। तो ये था एक माजरा जिसे बेसिकली सिन्हला सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश किया गया। एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम में, बेल्जियम क्या है, कंट्री का नाम है। बेल्जियम एक बहुत ही छोटा सा कंट्री है यूरोप का, जहाँ पर जनसंख्या लगभग बहुत ही कम, लगभग मात्र 1 करोड़, सिर्फ 1 करोड़ जनसंख्या है। कहाँ पे, यहाँ बेल्जियम में, जहाँ जितना जनसंख्या सिर्फ पटना का उससे ज़्यादा जनसंख्या है, ठीक है। तो 1 करोड़ जनसंख्या, बहुत ही कम जनसंख्या। और 59% जो टोटल पॉपुलेशन था वो कहाँ रह रहा था, फ्लेमिश रीजन में रह रहा था। बेल्जियम का एक क्षेत्र था, वो उस क्षेत्र का नाम था फ्लेमिश। तो यहाँ पे 1 करोड़ का जनसंख्या तो था, ठीक है, 1 करोड़ के आसपास जनसंख्या था, और उसमें से 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते थे और ये डच भाषा बोलते थे। और बाकी के लोग जो थे 40% लोग वो वैलोनिया रीजन में रहते थे और ये फ्रेंच भाषा बोलते थे। और बाकी के 1% लोग सिर्फ बोलते थे बेल्जियन। तो बेल्जियम में रहने वाले संख्याओं लोगों का जो भाषा था बेल्जियम था, लेकिन वो भाषा सिर्फ 1% था। बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल, जहाँ पे 80% पॉपुलेशन रहता था, और ये फ्रेंच बोलता था। 20% लोग डच स्पीक करते थे। बेल्जियम का पावर शेयरिंग मॉडल क्या था? तो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो था बेल्जियम का, वो बेल्जियम के लीडर की तरफ से किया गया था और बहुत ही डिफरेंट तरीके से, मोर इनोवेटिव था दूसरे कंट्री के मुकाबले। और यहाँ पे रीजनल डिफरेंसेस का पहचान होना यहाँ पे मेन एजेंडा था, कल्चरल डाइवर्सिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा था। और इन्होंने इसीलिए 4 बार संविधान में चेंजेस किए 1970 से लेके 1993 के बीच में। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट मॉडल था बेल्जियम के, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस करने पड़ रहे थे, अमेंडमेंट करने पड़ रहे थे, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा था, कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा, बहुत प्रकार के लोग एक ही कंट्री में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रह रहे थे। नेक्स्ट है, क्या क्या मेजर एलिमेंट्स थे बेल्जियम मॉडल के, इसको समझ लेते हैं। इस चैप्टर के आखिरी में आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिससे आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर एलिमेंट्स, संविधान को प्रिस्क्राइब किया गया था बहुत अलग अलग डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स की तरफ से, और इनको इक्वल सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बेसिकली यहाँ पे एलिमेंट्स जो थे मॉडल को वो क्रिएट किया गया था। कोई भी सिंगल कम्युनिटी यहाँ पे एक निर्णय नहीं ले सकती थी। निर्णय लेने का अधिकार जो था वो सभी लोगों के पास था, चाहे वो डच के हों, चाहे वो फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर हों। स्टेट गवर्नमेंट सब ऑर्डिनेट गवर्नमेंट नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, मतलब पावर जो शेयर था वो स्टेट और सेंट्रल के बीच में था, लेकिन पावर बेसिकली गवर्नमेंट के पास जो निर्णय लेने का अधिकार होता है, जैसे कि हमारे कंट्रीज़ में निर्णय लेने का अधिकार राज्य के लिए राज्य सरकार को होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। सेंट्रल गवर्नमेंट ही आमतौर पर सारे निर्णय ले रही थी। ब्रुसेल जो राजधानी थी बेल्जियम की, ये कैपिटल था, और इसके पास एक अलग सेपरेट गवर्नमेंट थी इसके पास, जहाँ पे दोनों ही कम्युनिटीज़ के पास कुछ खास प्रकार के बेसिकली अधिकार थे रिप्रेजेंटेशन करने के। तो सेपरेट गवर्नमेंट है दोनों ही कम्युनिटीज़ के पास रिप्रेजेंटेशन करने का। यहाँ पे तीसरी प्रकार की सरकार भी थी जो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये ऐसी प्रकार की सरकार थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट वैसी प्रकार की सरकार को कहा गया है दोस्तों, जहाँ पे कोई एक लैंग्वेज से बिलोंग करता है, वन लैंग्वेज कम्युनिटी से बिलोंग करता है। जैसे कोई डच से बिलोंग करेगा तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच से बिलोंग करेगा तो कम्युनिटी गवर्नमेंट, जर्मन स्पीकिंग तो कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो ये तीनों प्रकार के जो भाषा हैं ये अलग अलग लैंग्वेज कम्युनिटी के हैं, और इन सभी को हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट कह सकते हैं। तो जो व्यक्ति जिस भाषा के व्यक्ति को चुनेगा वो कम्युनिटी गवर्नमेंट कहलाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। मैटर नहीं करता कि वो कहाँ रहते हैं, मैटर ये करता है कि वो कौन सी भाषा को बोलते हैं। और जो गवर्नमेंट डिसाइड होगा वो किस आधार पर डिसाइड होगा, कल्चरल के आधार पे, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ पे, कि वो कौन सी भाषा बोलते हैं और उनके नेता किस भाषा के हैं, किस कल्चर के हैं, इस आधार पे। लेबनल का कॉन्फ्लिक्ट क्या था पावर शेयरिंग को लेकर, जिसको रिसॉल्व किया गया पावर शेयरिंग के द्वारा ही। जितने भी प्रकार के लोग थे अलग अलग कम्युनिटी से जो कि लेबनान में रह रहे थे, जो कैपिटल सिटी है
बेरठ का, और यहाँ पे सिविल वॉर भी चल रहा था उन लोगों के बीच में। इसका प्रभाव ये हुआ कि कई सारे लोग अलग अलग कम्युनिटीज़ के, थाउजेंड ऑफ पीपल्स ऑफ वेरियस कम्युनिटी, कई सारे हज़ारों लोग अलग अलग समुदाय के या तो मारे गए या तो उनको अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह मूव करना पड़ा था। और जब वॉर ख़त्म हुआ तो लेबनान के जो लीडर थे, नेता थे, ये सभी एक साथ आए और इन्होंने ये सहमत हो गए कि ठीक है, जो भी बेसिक पावर शेयरिंग नियम्स हैं, रूल्स हैं, उसको हम क्या करते हैं, मानते हैं। डिफरेंट कम्युनिटीज़ में जो भी चेंजेस करने हैं हम करेंगे। और वो किन किन नियमों से सहमत हुए थे कि ये रूल्स आने चाहिए, इसको समझते हैं। पहला, प्रेसिडेंट वुड बी फ्रॉम मैरोनाइट सेक्शन ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियन, मतलब प्रेसिडेंट हमेशा कैथोलिक क्रिश्चियन से ही होगा, क्रिश्चियन धर्म का ही होगा। प्राइम मिनिस्टर हमेशा किससे होगा, सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी से होगा, मुस्लिम समुदाय का होगा। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्शन से होगा। और स्पीकर जो होगा वो सैया मुस्लिम होगा। ये सब मुस्लिम के प्रजाति का ही है। और एज अ पर द पैक्ट क्रिश्चियन इस बात से सहमत हुए थे कि कोई प्रकार का फ्रेंच प्रोटेक्शन नहीं लेंगे। मुस्लिम जो थे वो एग्रीड नहीं थे कि यूनिफिकेशन से जो स्टेट था सीरिया का उसके साथ। नेक्स्ट है प्रूडेंशियल रीजन्स थे कुछ इसके। प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रेस जहाँ पे पावर शेयरिंग जो था वो बेटर आउटकम्स दे सकता था। बेटर आउटकम मतलब कि बेहतर रिजल्ट्स आ सकते थे, जिससे जो पॉसिबिलिटी है कॉन्फ्लिक्ट की, सामाजिक और पावर शेयरिंग जो होगा उनके बीच में, समाज के बीच में कोई भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा अगर पावर शेयरिंग एक अच्छे तरीके से किया जाए, एक स्टेबल तरीके से किया जाए, पॉलिटिकल ऑर्डर जो हो, जो पूरे देश को यूनाइट करता हो, एक करता हो, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट होने का कम चांसेस होता है। कुछ मोरल रीजन्स पे थे इसके। मोरल रीजन्स क्या थे, मोरल रीजन्स ये कि पावर को अपहोल्ड करना और डेमोक्रेसी का स्पिरिट बहुत ज़्यादा जगाना। डेमोक्रेटिक रूल्स में क्या होता है, पावर शेयरिंग को ये अफेक्टेड होता है अलग अलग एक्सरसाइज से। पीपल, लोगों के पास ये अधिकार होते हैं कि वो सरकार को बनाने में और सरकार को हटाने में इनके पास इक्वल पार्टिसिपेशन होता है, कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होती है। तो ये भी एक मोरल रीजन था। प्रिंसिपल था एक गुड डेमोक्रेसी का, यहाँ पे पावर जो होगा गवर्नमेंट का वो नॉट ए वेस्ट होगा, मतलब किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होगा या फिर किसी ग्रुप ऑफ पर्सन्स के पास नहीं होगा। दूसरा कि जो लोग हैं वो सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर होंगे। ये एक प्रकार के जो पावर होगा वो किसका होगा, पॉलिटिकल पावर का सोर्स होगा। और ड्यू रिस्पेक्ट, इनके पास जो डाइवर्स ग्रुप थे, कई प्रकार के जो समूह थे, उनके पास उन सभी ग्रुप्स के पास अपना आवाज़ उठाने का, अपना पब्लिक पॉलिसी बोलने का, अपने चीज़ों का सम्मान होगा, रिस्पेक्ट होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड ऑफ बैलेंसेस भी, ये क्या है, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन पावर का इस बात को इंश्योर करता है कि पावर जो शेयर किया गया है, जो सरकार का डिफरेंट गवर्नमेंट से 3 फॉर्म होता है गवर्नमेंट का, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव हम कहते हैं जो लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव को कहते हैं जुडिशरी जो उसको रिव्यू करते हैं। ये हमको अलाउ करता है जितनी डिफरेंट फॉर्म्स है, चाहे वो लेजिस्लेटिव का हो, एग्जीक्यूटिव का हो, जुडिशरी का हो, कि ये सेम लेवल पे ही उसको एक्सरसाइज किया जाए जिसके पास पावर डिफरेंट होते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफिशियल पावर एक्सरसाइज करते हैं पावर को, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट या स्टेट असेंबलीज़ के लिए। जज को अपॉइंट किया जाता है किसकी तरफ से, एग्जीक्यूटिव की तरफ से, ये चेक करने के लिए कि सही तरीके से क्या एग्जीक्यूटिव काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कि जो लॉज बनाए गए हैं लेजिस्लेटिव की तरफ से वो एग्जीक्यूट अच्छे से नहीं होगा। तो इस पे कौन ध्यान रखेगा, इस पे जज ध्यान रखती है, जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है हमारे कंट्री में। हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको पावर को कहते हैं। इसी हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को कहा गया सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, जहाँ पे पावर को डिवाइड कर दिया जाए 3 अलग अलग फॉर्म्स में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। नेक्स्ट है दोस्तों पावर शेयरिंग एंड कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी। क्या है कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी में, बस ये आखिरी टॉपिक है। कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग जो है फॉर्म ऑफ कंपटीशन है, कई सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कई सारे पार्टीज इलेक्शन में खड़ी होती हैं, और ये कंपटीशन की वजह से इस बात को पक्का होता है कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में तो पावर नहीं रहने वाला है। अगर वो क्योंकि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करती हैं, अलग अलग मानसिकता की होती हैं, और यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है वो कई बार एक पार्टी बना देती है, कई बार सरकार जो है एक पार्टी मिलकर बना देती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि 2-3 पार्टी मिलकर सरकार बनाती है, जिसको हम लोग अलायंस कहते हैं।
जहाँ पे 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर पार्टी बनाती है, जिसको हम कोलिशन गवर्नमेंट भी कहते हैं। जब सरकारें एक से अधिक पार्टी जब मिलकर सरकार बनाती है उसको हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे तो ऐसा होता है कि पावर शेयरिंग में क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो आपको अच्छा काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं आप काम करेंगे तो कोई और जीतेगा। तो ये एक अच्छा चीज़ है, डेमोक्रेसी का एक बहुत ही अच्छा भाग है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। बेल्जियम में टोटल पॉपुलेशन 59% जो रहा था फ्लेमिश रीजन में, जो कौन सी भाषा को बोलते थे दोस्तों, अभी हमने बताया था आपको। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ अ डच लैंग्वेज, इट इज़ अ डच लैंग्वेज। चलिए आगे। बेल्जियम में यहाँ पे टेंशन था किसके बीच में, स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग 1950 एंड 1960s, दैट इज़ अ बी नंबर फ्रेंच। आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस क्लासेस में हमने सीखा है कि कैसे पावर शेयरिंग किया गया श्रीलंका में और अलग अलग जगहों पे, इसका क्या मॉडल क्या था। ये चैप्टर हो गया है ख़त्म। अगले क्लासेस में फिर से एक नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का पूरा नोट्स और PDF जो होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एक नई वीडियो लेक्चर के साथ। लास्ट पे आपके लिए एक लास्ट सवाल है, अगर ये चैप्टर समझ में आया तो बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस आपको बताने हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला, लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेंट्स एक्वायर स्ट्रेक इन द सिस्टम। दूसरा, सिस्टम, यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और उसका जवाब दे सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।